तृतीय, इसका जो शासनकाल था 1177 से लेके 1192 तक। ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा है ये पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल है, ठीक है ना। ये इसकी जीवन काल नहीं है, शासनकाल है। 1177 के अंदर पृथ्वीराज चौहान राज सिंहासन पर बैठा था। जन्म की अगर हम बात करें, क्योंकि चौहान तृतीय अजमेर के इतिहास का सबसे खास व्यक्ति है, ठीक है ना। अजमेर के इतिहास का कह सकते हैं, भारत के इतिहास का कह सकते हैं, सबसे खास व्यक्ति है। इसलिए इसके जन्म की जो बायोग्राफी है, जीवनी जो है वो अपने ध्यान में रहनी चाहिए। पहली बात तो इसके लिए आप ध्यान में रखोगे, चौहान का जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में हुआ है। 1166 ईस्वी में पिताजी जो इसके थे, थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा की। पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर चौहान। माता का नाम क्या है? कपूरी देवी, ठीक है। ये कपूरी देवी कौन है? दिल्ली का शासक है जिसका नाम अनंगपाल तोमर, दिल्ली शासक है अनंगपाल तोमर की ये पुत्री है। ठीक है ना। और एक इसका सुयोग्य प्रधानमंत्री है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। सुयोग्य प्रधानमंत्री या मंत्री लिख देता हूं मैं, सुयोग्य मंत्री। इसको कदम्मास या कैमास नाम से जाना जाता था, कदम्मास या कैमास। ये चौहान तृतीय का सुयोग्य प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। आपने जो यहां डेटा लिखा है उस डेटे से एक अचरज वाली बात सामने निकल के आती है। 1166 के अंदर ये बंदा पैदा हुआ है पृथ्वीराज चौहान, और 1177 के अंदर इसका राज्याभिषेक हो जाता है। कुल मिला के 11 वर्ष की अल्पायु के अंदर ये राजा बन चुका था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 11 वर्ष की छोटी उम्र के अंदर ही राजा बन चुका था, ठीक है ना। अब देखिए कि जब ये राजा बना है तो इसका तात्पर्य इसके पिता नहीं रहे, अभी ये राजा बना है। इसको यदि राजा बनाया गया है तो इसके पिताजी नहीं है, इसकी मां जो है कपूरी देवी। अब जब किसी भी व्यक्ति का बाप मर जाया करता था और जब उस लड़के को राजा घोषित कर दिया जाता था तो दरबार का काम जो चलाने का दायित्व सौंपा जाता था वो किसके ऊपर रहता था? मां के ऊपर। और उस मां को जो विधवा हो चुकी थी उस मां को किस नाम से पुकारा जाता है? राजमाता। किस नाम से पुकारा जाता है? राजमाता। ये आपने बाहुबली में नाम सुना होगा, समझा गई बात, ठीक है ना। राजमाता, तो राजमाता अभी कौन है? कपूरी देवी। अल्पायु के अंदर राज्याभिषेक हो चुका है, राजमाता कपूरी देवी पूरी की पूरी बागडोर संभाले हुए है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बड़ा जो योगदान रहता है वो किसका रहता है? कैमास का, जो इनका सुयोग्य प्रधानमंत्री है, विश्वास पात्र व्यक्ति है, ठीक है ना। 1166 के अंदर जो इसका जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, जन्म का स्थान भी मैं आपको बता देता हूं, अनहिल पाटन नाम करके शहर का नाम है और ये गुजरात में है। गुजरात के अंदर चौहान तृतीय का जन्म हुआ था 1166 के अंदर, ठीक है। 3 सन आपको चौहान के स्टार्ट में ये याद रखने हैं। 1166, 77 के अंदर राज्याभिषेक हो जाता है 11 साल की उम्र में, और 92 के अंदर ये मर जाता है, चैप्टर क्लोज। 66 से लेके 92 पूरा का पूरा जीवन काल है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान को 2-3 उपाधियां दी हुई थी, वो उपाधियां मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में चौहान तृतीय की कहानी शुरू करेंगे। चौहान तृतीय को जो उपाधियां मिली हुई थी, एक उपाधि थी राय पिथोरा। एक उपाधि का नाम तो क्या है? राय पिथोरा, ठीक है। अब दूसरी उपाधि इसके ठीक नीचे लिखोगे, वो थी दल पंगुल। दल पंगुल, राय पिथोरा, दल पंगुल। देखिए दल पंगुल का अर्थ तो होता है विश्व विजेता। दल पंगुल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। और राय पिथोरा का अर्थ होता है कभी भी पीठ न दिखाने वाला। राय पिथोरा का अर्थ क्या होता है? कभी भी पीठ न दिखाने वाला। पृथ्वीराज चौहान ने कभी भी किसी को पीठ नहीं दिखाई युद्ध के अंदर, ठीक है ना। और दल पंगुल क्यों कहा गया?
विश्व विजेता। हम बात कब की कर रहे हैं? 12वीं सदी की, 1177 के बाद की बात कर रहे हैं। तो हालांकि ये नहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने पूरा वर्ल्ड जीत लिया था, क्योंकि उस समय पता ही नहीं था कहां पर अमेरिका है, कहां पर भारत है। 1498 में भारत की खोज की थी ना उसने, वास्को डी गामा ने, ठीक है ना। तो ये तो क्योंकि देश तो हुआ करते थे, लोगों को पता नहीं था। भारत की खोज करने का मतलब ये थोड़ी है कि भारत पहले खोया हुआ था, भारत तो था पहले भी, लेकिन उस समय वो नाविक निकला था, रसीद में ये आ गया और पता किया कि ये भारत है, इंडिया है ये, ठीक है ना। तो उस समय प्राचीन समय के अंदर आपको पता है कि अखंड भारत हुआ करता था। इधर अफगानिस्तान के अंदर एक हिंदकुश पर्वत है, उस हिंदकुश पर्वत से लेके और इस साइड के अंदर वर्मा म्यांमार तक, नीचे श्रीलंका से लेके ऊपर नेपाल तिब्बत चाइना तक भारत फैला हुआ था। इसलिए भारत को किस नाम से पुकारते थे? अखंड भारत। नेपाल, भूटान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे किसका हिस्सा थे? अखंड भारत, ठीक है ना। तो चौहान तृतीय ने बहुत ही अलग अलग रियासतों को जीता था, इसलिए इसको किस नाम से पुकारा गया? विश्व विजेता। इनके लिए तो इतना ही विश्व था, इनके लिए इतना ही विषय था। घोड़ियों तो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने वास्ते कोई हेलीकॉप्टर तो होता को नहीं, अगर नहीं हवाई जहाज होती, नहीं पानी वाला जहाज होता, ठीक है ना। घोड़े पर चढ़ो, पूंछ मरोड़ी, चल भाई आज इस साइड में चलना है, आज इस साइड में चलना है। तो जितना जहां जो रास्ता मिलता था वहां इसने जीत लिया, इसलिए इसको किस नाम से पुकारा गया? विश्व विजेता। और राय पिथौरा, आपके समझ में आ गई बात, युद्ध में किसी को पीठ न दिखाने वाले को किस नाम से कहते हैं? राय पिथौरा। अब देखिए, जिस समय पृथ्वीराज चौहान राजा बना था, पृथ्वीराज चौहान के सामने बहुत सारी पृथ्वीराज चौहान के सामने बहुत सारी दिक्कतें थी। उन दिक्कतों को पहले समझने की कोशिश करोगे और उसके बाद मैं आगे के नोट्स लिखवा रहा हूं आपको। चौहान तृतीय शासन कहां से कर रहा है? अजमेर से, ठीक है ना। एक बार के लिए समझ लीजिए, ये हमने बना दिया राजस्थान का एक फूटरा सा मैप, ठीक है ना। और ये राजस्थान के मैप में इन द सेंटर ऑफ राजस्थान क्या है? अजमेर। समझाई बात? यहां से चौहान तृतीय शासन कर रहा है। अब देखिए क्या कंडीशन होती है। ये है दिल्ली, दिल्ली के अंदर जिस समय सोमेश्वर अजमेर का राजा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता, उस समय दिल्ली के अंदर शासन करता था सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया, पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है ना। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर वहां पर शासन करना शुरू हो जाता है। ये चीजें पढ़ी हुई ना आपकी, माफ कीजिए मैं वापस, मेरी जो कड़ी है वो दूसरी जगह चली गई। हम अजमेर पढ़ रहे हैं, चौहान पढ़ रहे हैं। दिल्ली का जो राजा है वो इस समय है मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी। समझा ये बात? लेकिन ये मोहम्मद गोरी राजा कैसे बनता है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो है वो कहां से आया था? गजनी से। गजनी को गोरी, याद रह जाएगा। अब गोरी अभी तक यहीं पर है, दिल्ली पहुंचा नहीं है, दिल्ली के अंदर शासन कर रहा है अनंगपाल तोमर जैसे लोग, ठीक है ना। यहां पंजाब के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बठिंडा, याद रखना। हरियाणा में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गुड़गांव, याद रखना, ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे तो यहां पर यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है महोबा, इसको भी याद रखना है। और नीचे आओगे तो एक जगह और है जिसका नाम है कनौज, इसको भी याद रखना है। और नीचे आओगे तो यहाँ राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात, इसको भी याद रखना है। थोड़ा सा ऊपर राजस्थान में यहाँ देखोगे तो यहाँ सिरोही है, और सिरोही के अंदर यहाँ एक जगह है जिसका नाम है आबू। ये इतने जगह के नाम यदि याद रह गए तो पृथ्वीराज चौहान पूरा याद रह जाएगा। इतनी जगहों के नाम याद रख लेना, बठिंडा, गुड़गांव, दिल्ली, महोबा, कनौज, गुजरात, आबू और गजनी गोरी, ठीक है। कहानी क्या होती है? कहते हैं कि सोमेश्वर को गुजरात का एक बहुत ही तगड़ा शासक था जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय। गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय, और ये चालुक्य वंश का था।
समझाइए बात। इस भीमदेव द्वितीय ने सोमेश्वर को हराया था। सोमेश्वर कौन है? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को किसने हराया था? भीमदेव द्वितीय ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? दुश्मन। समझ आ गई बात? जब आप नौकरी लगोगे ना, जिस टाइम आप नौकरी लगोगे, सबसे ज्यादा जलन पता है किसको होगी? अपने ही भाइयों को। सबसे ज्यादा जलन किसको होगी? अपने। दूसरा क्यों करेगा जलन? आप नौकरी लगो, मेरे को क्या टेंशन है बताओ? ठीक है ना? सबसे ज्यादा जलन किसको रहती है? अपने खुद को। ठीक है, और अपना खुद यदि कोई नहीं है तो फिर पड़ोसी को। 2 मंजिल बिल्डिंग बना के देख लो, पड़ोसी बढ़ जाओ। समझाइए ना बात। और यदि आपने घरों कोई फर्स्ट ग्रेड लग गयो और पड़ोसियों का नहीं लग गयो तो घर का बीमार पड़ जाएगा। क्या की हुई मारियालो क्यों नहीं लग्यो? ठीक है, तो जब राजा बना दिया गया सोमेश्वर के तुरंत बाद में किसको? चौहान तृतीय को। तो सबसे ज्यादा जलन किसको होती है? इनके परिवार के लोगों को। और इसका एक चाचा था नागार्जुन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चाचा था जिसका नाम क्या था? नागार्जुन। क्योंकि जब सोमेश्वर मरता है तो नागार्जुन के दिमाग में आती है कि चौहान तृतीय तो छोटा सा है, 11 साल का है, तो राजा मैं बन जाऊं। लेकिन राजमाता ने राजपाट स्टार्ट कर दिया और चौहान तृतीय का राजाभिषेक कर दिया, तो जलन तो इसको होगी सबसे ज्यादा। ये भी दुश्मन बन गया। ठीक है, यहां एक जाति निवास करती थी बंडानक, गुड़गांव के आसपास। ये जो बंडानक जाति है ना, वो इस साइड से आई थी और ये भी साम्राज्य विस्तार कर रही थी। धीरे धीरे करते करते 1 फुट 2 फुट 3 फुट यूं धीरे धीरे जमीन के अंदर कब्जा होता है ना, कि यहाँ पा करेगा पीछे घर का पीछे खाली जमीन पड़ी है तो धीरे धीरे तारबंदी होती जाए ना। अब की बार थोड़ी सी आगे करिए, फिर अगले साल खुंटो और आगे रोप दो। ठीक है ना? तो ये बंडानक भी वही काम कर रहे थे, ये आगे बढ़ रहे थे। तो ये बंडानक भी चौहान तृतीय के दुश्मन। महोबा के अंदर एक राजा था जिसका नाम था परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल। थोड़ी सी कहानी यहां सुन लीजिए। परमार्दी देव चंदेल के 2 सैनिक थे बहुत ही बहादुर। जैसे हम राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप को याद करते हैं, वैसे महोबा के इतिहास के अंदर उन दोनों सैनिकों को याद किया जाता है। और उन दोनों सैनिकों के नाम थे, एक का नाम तो था आला और एक का नाम था उदल। ये याद रखने हैं, आला और उदल किसके सैनिक थे? परमार्दी देव चंदेल। और चंदेल कहां का शासक था? महोबा का। महोबा यूपी में है। महोबा कहां पर है? यूपी में है। ठीक है ना? कनौज वर्तमान एमपी में है। ठीक है, अब कहते हैं, और कनौज का शासक कौन है? जयचंद गढ़वाल। कनौज का शासक जयचंद गढ़वाल। ठीक है, अब कहानी क्योंकि इसका तो अभी तक कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों दुश्मन हुए बैठे हैं। क्योंकि चौहान तृतीय को पता है कि मेरे बाप को भीमदेव द्वितीय ने मारा है, तो ये दुश्मन है। नागार्जुन को राजा नहीं बनाया गया, इसलिए दुश्मन बन के बैठा है। बंडानक इधर से कब्जा करते हुए आगे आ रहे हैं, तो इन बंडानकों का भी तृतीय को डर लग रहा है। इसके अलावा महोबा वाली जो कहानी है, यहाँ का शासक कौन है? परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल के 2 जो सैनिक थे ना, आला और उदल, इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहादुर और क्लेवर घोड़ा था। बहुत शातिर घोड़ा था इनके पास। ठीक है ना? अब परमार्दी देव चंदेल ने आला और उदल से वो घोड़ा मांग लिया कि आपके तो कोई काम का है नहीं, आप तो वैसे ही मेरी तो सेना के सेनापति हो, तो ये घोड़ा हमें दे दो।
अब आला उदल ने परमार्दी देव चंदेल को घोड़ा देने से मना कर दिया। ये हम काम में नहीं ले रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको दे देंगे, ये हमारा है, ये हम तो बहुत सारी चीजें काम में नहीं लेते, आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो अब परमार्दी देव चंदेल ने आला और उद्दल को निकाल दिया। जैसे ही आला और उद्दल को निकाला, चंदेल की रीढ़ की हड्डी टूट गई। सच्ची में नहीं टूट गई, मतलब इसकी ताकत कम हो गई, क्योंकि मेन इसकी ताकत कौन है, आला और उदल। अब आला और उदल क्या किया, जैसे ही परमार्दी देव ने इनको निकाला, ये दोनों भाईले किसके पास आ गए, जयचंद गढ़वाल के पास। अब भाई साहब परमार्दी देव चंदेल डरना शुरू हो गया, किससे, जयचंद से। जयचंद पहले बहुत शातिर था। जयचंद नाम का अर्थ पता चलता है किसको बोलते हैं जयचंद, उंगलीबाज, नारद टाइप का जो इंसान होता है ना, जिस थाली के अंदर खाना खाए उसी थाली में छेद करने वाला, घर के राज दूसरों को देने वाला, उसको किस नाम से पुकारते हैं, जयचंद। क्यों पुकारते हैं, क्योंकि इस राजा की वजह से पुकारते हैं, ये ऐसा ही इंसान था जयचंद, ठीक है ना। अब परमार्दी देव चंदेल ने एक उड़ता तीर और ले लिया। उड़ता तीर समझते हो, इसने क्या उड़ता तीर लिया, चौहान तृतीय के 2-3 सैनिक दिल्ली से घायल अवस्था में थे, वापस आ रहे थे महोबा होते हुए अजमेर। तो भाई साहब परमार्दी देव जो चंदेल है ना, परमार्दी देव चंदेल के लोगों ने मिलकर उन सैनिकों को मार दिया। और इस बात का पता जैसे ही चौहान तृतीय को लगा, चौहान तृतीय ने चढ़ाई कर दी इनके ऊपर। किसके ऊपर, परमार्दी देव चंदेल, ठीक है। महोबा के पास में ही एक जगह है जिसका नाम है नारायणा। नारायणा के अंदर युद्ध होता है, समझाई बात, किनके बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना और परमार्दी देव चंदेल की सेना। चौहान तृतीय की सेना यहां पर जैसे ही पहुंची, परमार्दी देव चंदेल हिल खड़ा रहा पहले ही, क्योंकि दोनों जो प्रमुख सैनिक थे वो तो चले गए, समझाई ये बात। अब वो जब दोनों चले गए तो ये कमजोर हो गया, ये कमजोर हो गया। तो फिर परमार्दी देव चंदेल ने क्या किया, आला और उद्दल की जो मां थी ना, उनको राजी किया कि जैसे तैसे करके बुला के ले आओ। तो मां ने समझाया इन दोनों को और वापस परमार्दी देव चंदेल के पास आला और उदल। आला और उदल ने यहां चौहान तृतीय की सेना के साथ युद्ध लड़ा। चौहान तृतीय की सेना ने इन दोनों को सल्टा दिया। तुमुल का युद्ध बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लिखवा दूंगा नोट्स के अंदर, ठीक है ना। अब परमार्दी देव चंदेल भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दुश्मन, ये भी दुश्मन है। जयचंद गढ़वाल की एक सुंदर कन्या, नाम था संयोगिता, नानी के न रहती थी, नानी घटे दिल्ली में, ठीक है ना। अब कहानी चलिए मैं यहां संयोगिता तक आपको लेके आता हूं, उससे पहले आपको छोटी मोटी बातें बता दूं। अजमेर के चौहान ने सबसे पहले अपने इस चाचा को सल्टाया था, समझाइए बात, चाचा को सल्टा दिया। उसके बाद इन बंडानकों को सल्टाया, कुछ तो मारे गए, कुछ वापस भाग गए, ठीक है। इसके बाद नारायणा के अंदर आला और उद्दल को सल्टाया, मतलब किसको सल्टाया है, परमार्दी देव चंदेल, तगड़ा शासक था इसको। अब इस बंदे की छवि तो बहुत तगड़ी हो गई, मजबूत हो गया ना। इस बात का पता कि यार चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक छोटा सा लड़का 20-25 साल की उम्र में, ठीक है ना, और इतना सब कुछ कर रहा है, ये ऐसा व्यक्ति है कौन। ये खबर पहुंचती है किसके पास, आबू की एक लड़की थी जिसका नाम था इंचिनी। इंचिनी के मन ही मन में तृतीय बस गए। इसने सोचा कि मैं इसके साथ शादी करूं, लेकिन भीमदेव जो है ना, वो पहले से ही इसके साथ शादी करना चाहता था।
एक दुश्मनी तो पहले वो थी, बाप को मारा, एक दुश्मनी और होगी, ये तो किससे शादी करवाना चाहती है? चौहान तृतीय से। ये तो किससे करवाना चाहती है? और ये किससे करना चाहता है? इसके आगे, इसके रास्ते में रोड़ा कौन है? समझाई बात? अब ये चौहान तृतीय को सल्टाएगा, सीधी सी बात है, तभी इनसे से शादी होगी। दोनों की सेनाएं आती है नागौर के पास में, पर्वतसर नाम करके एक कस्बा है नागौर जिले के अंदर, पर्वतसर, जहां पर वीर तेजाजी पशु मेला भरता है। वहां पर भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेनाओं के बीच में युद्ध होना स्टार्ट होता है। न तो भीमदेव द्वितीय जीत सका और नहीं पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत सका। पता नहीं क्या कहानी हुई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अपने लड़ क्यों रहे, ये तो बताओ। नहीं, लड़ाई का कोई तो कारण, तो इसने कहा कि तू छोड़ दे, लड़ाई खत्म। चौहान ने कहा चल ले जा, इतनी बात वास्ते लड़ाई होती है तो तू ले जा। कहते हैं कि चौहान तृतीय और भीमदेव के बीच में दोस्ती होगी वहां पर। समझा गई बात है? जो राड थी वो खत्म, राड होती भी इनकी वजह से है और खत्म भी यहीं पर आके हो जाती है। समझाइए बात है? अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, इसको सल्टा दिया, इनको सल्टा दिए, इसको सल्टा दिया, इसके साथ दोस्ती। अब पृथ्वीराज चौहान का कद कितना बड़ा हो गया, सोच के देखो, बहुत बड़ा राजा बन गया। इस बड़े कद की खबर पहुंचती है गजनी के गोरी को, जिसका गुरूर था 7वें आसमान पर, कोई नहीं हरा सकता मुझे। गोरी ने सेना ली, बठिंडा में डेरा डाल दिया। चौहान को पता चला, चौहान का एक बहुत ही खास मित्र था चंदू, चंदवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कवि था, पृथ्वीराज रासो लिखी थी जिसने, ठीक है ना। अब चंदू भाई साहब ने सूचना दी तृतीय को कि एक गजनी गोरी आई है। चौहान क्या, मैं तो पहले डी गोरी हूं, दापियो बैठे हूं। अरे क्या यूं नहीं, गोरी है, कोई लड़ाई लड़न वास्ते आए हुए और दिल्ली पर अटैक करी। चौहान तृतीय ने सेना संभाली, चले गए बठिंडा, लेकिन ये बठिंडा को जीत के गोरी आगे निकल गया था। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तराइन। समझा गई बात? समय अवधि चल रही है 1191 की, ठीक है। इधर पृथ्वीराज चौहान और इधर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। गोरी बेहोश, चौहान की विजय। बेहोश गोरी को घोड़े पर, गदड़िए पर लाद के वापस गजनी ले गया सैनिक। जाके गजनी में जाके और मोहम्मद गोरी को होश आता है कि क्या हुआ, कि साहब हार गया, थे तो बेहोश हो गया, मैं तो फिर टिक्का थोड़ी आवड़ है। तो गोरी को बहुत गुस्सा आया कि यार वो छोटो सो छोरड़ो और मोहम्मद गोरी न रहा है। तो उधर गोरी ने अपनी सेना बड़ी करनी शुरू कर दी, मतलब यूं बॉडी बॉडी जिम ज्वाइन कर ली, तगड़ो ताकतवर बनना शुरू कर दियो कि हरा के आना है चौहान तृतीय को। जिम जाओ सुबह शाम, सुबह 4 बजे जिम के अंदर, ठीक है ना। डाइट बढ़ा दी, मोटो हट, बस हष्ट पुष्ट बनना है उसको। इधर चौहान तृतीय अजमेर वापस। इसी बीच क्या घटना घटती है, दिल्ली का कोई एक चित्रकार था, पेंटर, और वो चित्रकार खासम खास लोगों की पेंटिंग तैयार किया करता था और एक जगह से दूसरी जगह पर जाके पेंटिंग बेचने का काम करता था। पता नहीं क्या संयोग था, एक दिन ऐसा होता है कि ये चित्रकार पेंटिंग बेचता बेचता जयचंद गढ़वाल के दरबार में पहुंच जाता है। राजा का दरबार लगा हुआ था, दरबार के अंदर बेटी संयोगिता भी बैठी थी, और संयोगिता ने पहले ही चौहान तृतीय के किस्से सुन लिए थे कि मोहम्मद गोरी को हराया, आला उदल परमार्दी देव चंदेल को हराया, भंडानकों को हरा दिया, अपने अंकल को सल्टा दिया। तो ये मन ही मन में
यहाँ सेट होना चाह रही थी कि मैं भी अजमेर में सेट हो जाऊं। समझा गई बात? मतलब ये चौहान तृतीय के साथ शादी करना चाहती थी, इसने अभी तक चौहान तृतीय को देखा ही नहीं था। समझा गई बात? अब ये चित्रकार यहां पर फोटो बेचने के लिए आता है, दरबार के अंदर फोटो दिखा रहा है। अब जैसे ही फोटो दिखा रहा था, उन तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर चौहान तृतीय की आ जाती है, जो उस चित्रकार ने पेंट कर रखी थी। संयोगिता खड़ी होती है, चित्रकार को साइड में लेती है, पूछती है कि ये चित्र किसका है? तो इसने कहा ऐसे ऐसे करके अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का है। तो मन ही मन में 2-4 लड्डू फुटिया। को तो मैं सोचो क्यों ज्यादा पूछ रहे भी, अब तक तो इतना ही सुना था कि बहादुर है, और सुनो भी बहुत है। अब संयोगिता के मन ही मन में वो प्रेम प्रसंग जाग उठा, जिंदगी के ये गम कभी कम ना होंगे, बहुत याद करोगे जब हम ना होंगे। मन ही मन में सोच रहा है। इसकी खबर इसने एक बंदा भेजा, बाप से चोरी छुपके, ठीक है ना, लेकिन छुप छुप के मिलने से। इसने बंदा भेजा चौहान तृतीय के दरबार में कि चौहान तृतीय को ये सूचना देनी है, लेकिन चौहान तृतीय 1191 का युद्ध जीत के आया हुआ था। इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ये सेलिब्रेट कर रहा है। कौन? चौहान तृतीय, ये सेलिब्रेट कर रहा है। और उस सेलिब्रेशन के अंदर यहां से इसका कोई दूत पहुंचता है। अब चौहान तृतीय के चैम्बर में जाने की सिर्फ एक ही आदमी को अनुमति थी, वो उसका भाईला था, चंदवरदाई। सिर्फ चौहान तृतीय के प्राइवेट चैम्बर में चंदवरदाई जा सकता था, बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। चंदवरदाई को वो सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे करके संयोगिता का कोई समाचार मैं लेके आया हूं। तो उसने ही समाचार ले लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दे दिया कि कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता आपसे प्रेम करती है, अगर आपकी इच्छा हो उससे शादी करने की तो कर सकते हो। तो चौहान तृतीय ने संयोगिता का फोटो वोटो देखा, तो ये भी अभी मतलब सीधी फोटो नहीं है, मेकअप करके फोटो खिंचाई होती, पूठी लगी। तो सही, अब चौहान कुंवारा था, अब शादी तो करनी करनी। 66 में पैदा हुआ, 91 की बात, 25 साल वो छोरो, ठीक है ना। अब शादी वाली इसके भी दिमाग में थी, चलो करते हैं। ये भी मन ही मन में संयोगिता से प्रेम करना शुरू हो जाता है। इस बात की खबर जयचंद गढ़वाल को लग जाती है, और जयचंद गढ़वाल बहुत जेलस था, बहुत ईर्ष्या करता था। किससे? चौहान तृतीय से। तो चौहान तृतीय से बदला लेने के लिए जयचंद गढ़वाल ने क्या किया? एक राजसूय यज्ञ करवाया। एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ के साथ में आसपास के राजकुमारों को इनवाइट कर लिया कि मेरी बेटी का स्वयंवर होगा। संयोगिता का स्वयंवर रख दिया, ठीक है ना। और राजकुमार लोग, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करना था। मेन उद्देश्य क्या था जयचंद गढ़वाल का? पृथ्वीराज चौहान की इज्जत कम करना। पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण दिया नहीं, बाकी आसपास के राजा, जितने राजकुमार लोग जो भी थे, वो इस संयोगिता के स्वयंवर में वहां पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग, कुमारा अकेलो पृथ्वीराज चौहान ही थोड़ी होता कोई, और भी बहुत सारा छोरा कुमारा होता, वे सब उठ गया, ठीक है ना। अब यहाँ दरबार लगा हुआ है, ये राज सिंहासन बना हुआ है, एक साइड में संयोगिता बैठी है, मंत्री महामंत्री जो भी हैं, और यहाँ लाइनों के अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं, और इन कुर्सियों के ऊपर वो लोग बैठे हैं जिनको संयोगिता से शादी करनी है। अब संयोगिता वरमाला जिसके गले में डालेगी वही संयोगिता का पति बन जाएगा। तो लोग विदेशों परफ्यूम मंगा मंगा के डाल रह गया, कोई ना कोई तरीका व्यवस्था बैठ जाए, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए जयचंद गढ़वाल ने काम किया, दरबार के मेन गेट के ऊपर ही, जहां पर चप्पल जूते खोलते हैं, उस स्थान पर चौहान तृतीय की एक लोहे की प्रतिमा बना के खड़ी कर दी वहां पर, ये दिखाने के लिए कि मेरे दरबार में चौहान तृतीय का जो स्थान है ना, वो गेट के बाहर जूतों की जगह है। अब संयोगिता को आदेश मिला, वरमाला हाथ में ली, निकल रही है। आसपास के जितने भी राजा लोग बैठे थे, सिंगल डबल जो भी थे, फर्स्ट हैंडेड सेकंड हैंड, ठीक है ना, क्योंकि राजा कहीं तो सिंगल ही आया और कहीं दूसरों मुख को देखने वास्ते भी आया होता, ठीक है ना। अब बेटा गर्दन आगे निकाले तो गले में डाल दे। संयोगिता के मन में कौन था?
अब ये जब घटनाक्रम स्टार्ट हुआ तो इधर चंदू ने चौहान तृतीय को बोल दिया कि भाई साहब तू अंदर बैठे है, रजिस्ट्री और कटा होने लग रही है। तो क्या हुआ कि ये हो गया, तेरे को बुलाया नहीं और उसका स्वयंवर भी है और आज संयोगिता की शादी हो जाएगी। चौहान ने बोला कि भेष बदल, निकाल नाट्यरंबा को बाहर। चंद्रवरदाई के मैं तो कौन जाऊं, मेरी के पीठ पितल गई है, लोग मारे को नहीं के मैंने, तो चल साथ, चौहान है तेरे साथ में। घोड़ा लेके जाते हैं, भेष बदल के, कहते हैं कि बाहर जो भीड़ खड़ी थी भीड़ में जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही ये संयोगिता यहाँ इस पित्तल की मूर्ति के गले में वरमाला डालता है, चौहान तृतीय के अंदर जज्बा और बढ़ गया कि अब तो कुछ भी हो छोड़ू नहीं, लेके जाऊंगा, ठीक है ना। और ए राजा जखा आगे कुर्सी पर बैठा नहीं, ये भड़क गया। ये किस पे भड़के, जयचंद गढ़वाल पर। तो तू मारी बेइज्जती करवाई है, माने क्यों बुलाए हो, जो थारी बेटी तने पहले ही ध्यान हो तो भी बेटी खटे पहले हुई है, तो माने बुलाना की मतलब है, बेइज्जती करने वास्ते बुलाया तुम्हाने। अब फिर इनके अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति था, जयचंद गढ़वाल के दरबार में इन लोगों को समझाया, ठीक है ना। कहते हैं कि ये शांत हुए। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को वहां से, भीड़ में से चौहान आगे आता है, चंदू पहले घोड़े पर तैयार बैठो, गेर डाल गए, ठीक है ना। हाँ, चौहान ने संयोगिता को पकड़ा, घोड़े पर बैठाया और अजमेर अपना पीवीटी चैम्बर, नई नवेली दुल्हन, गेट के बाहर नो डिस्टरबेंस। चंद्रवरदाई को बोल दिया कोई नहीं आना चाहिए, राज काज के सारे काम बंद, चौहान तृतीय कोई काम नहीं करेगा अगले 6 महीने तक। और इधर ये भाई साहब बॉडी बना रहा है, समझा गई बात। इधर ये चैम्बर में बंद है क्योंकि इसके डबल खुशी, एक तो संयोगिता से शादी होगी जहां पर ये चाह रहा था, और एक इसने इस ताकतवर को हरा रखा था, ठीक है ना। अब ये ताकतवर तैयार हुआ, वही घोड़े वही मैदान, सन 1192। चंदू ने कहा भाई साहब बाहर निकलो, क्या हुआ, गोरी वापस आ गयो। अब जल्दबाजी में पृथ्वीराज चौहान ने सेना तैयार की, तराइन के युद्ध में गए, मैदान में गए, और वहां पर पृथ्वीराज चौहान की कहते हैं दोनों आंखें फोड़ दी और उसको गजनी ले जाया गया। अब गजनी ले जाने के बाद अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कहते हैं कि गजनी ले जाने के बाद मोहम्मद साबुद्दीन गोरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें भी नहीं है ना, तो भी ये किसी को भी खत्म कर सकता है, ये शब्द भेदी बाण चलाता है, ठीक है ना। तो गोरी के ये बात मानने को नहीं है। कहते हैं कि गोरी ने वहां पृथ्वीराज चौहान को, जब होश आ गया था, सेना हार गई थी, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, ठीक है ना। तो वहां पर गोरी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बोल दिया गोरी ने कि चलो मैं मेरा सैनिक सामने बैठाता हूं और आप बाण चलाइए। आंखें दोनों नहीं है चौहान के। चौहान ने बोला कि सिर्फ एक बार वो बोल दे कि मैं यहाँ हूं, बस मेरे को आवाज तो सुननी चाहिए ना, ये आदमी बैठा कहाँ है। तो एक व्यक्ति को सामने बैठाया। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी खुद बैठा, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने अपने किसी सैनिक को बैठाया। चौहान के आंखें नहीं थी, बाण चलाया, सामने जो बैठा था स्टिक यहां जाके बाण लगा। जैसे ही वो बाण यहां लगा, कहते हैं कि इधर गोरी के सैनिक चौहान के साइड में खड़े थे, हाथों हाथ ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया कि ये बंदा जिसके दोनों आंखें नहीं है और एग्जैक्ट निशाना लगा सकता है, तो ये तो बहुत खतरनाक है। ऑन द स्पॉट वहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मार दिया। 1192 इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन एम्परर, भारतीय हिंदू सम्राट का अंतिम चैप्टर वहां पर खत्म होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में भारत का कोई भी हिंदू शासक दिल्ली में राजा नहीं बना था। 2 प्रमुख युद्ध आपको तृतीय के याद रखने, एक तो 1192 का तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरा 1192 का तराइन का
द्वितीय युद्ध। समझ आ गई बात, ठीक है ना। अब इसमें जो जो प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, कहानी पूरी की पूरी दिमाग में आ गई। चौहान तृतीय के समय गुजरात का शासक कौन है? भीमदेव द्वितीय, ठीक है ना। इधर नागार्जुन बंडानक, त्राइन याद रह जाएगा। दिल्ली में मोहम्मद गौरी, महोबा में परमार्दी देव चंदेल और कनौज में जयचंद गढ़वाल। इन नामों को याद रख लेना, प्रश्न कहीं से भी आ जाए। ज्यादातर सन यदि पूछा जाता है तो चौहान के जन्म को लेके, चौहान के राज्य अभिषेक को लेके और 1191 और 1192 वाले युद्ध को लेके चौहान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी ये जो चौहान से रिलेटेड जितना भी मैटर है, सारा का सारा मैटर जो अभी आप लिख नहीं पाओगे, वो सारा का सारा मैटर आपका अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा और उस चीज को आप नोट्स के अंदर लोगे, ठीक है ना।